नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ जनरल केजीएस ढिल्लन, जिन्हें टाइनी ढिल्लन के नाम से जाना जाता है। और बात करना सर के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, उसके बाद जो बाहर में हो रहा है, और इतना ही नहीं, दुनिया में जो हो रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ईरान को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है, स्ट्राइक्स की बात की जा रही है, होगी या नहीं, या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, वो सब अलग बात है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए जनरल ढिल्लन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार और धन्यवाद कि आपने टाइम दिया है सर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। एंड आपके दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सर, सबसे पहले तो पड़ोसी की बात करते हैं, जिसके खिलाफ आपने कई सारे ऑपरेशंस चलाए हैं, कई मुहिम चलाई हैं। अभी आपने रिसेंटली बुक भी लिखी ऑपरेशन सिंदूर पर। तो उस पड़ोसी को आपसे बेहतर भला कौन जानता है। पाकिस्तान, जहां पर हम देख रहे हैं बलोच मूवमेंट जो है वो भी ग्राउंड गेन कर रही है, और अभी 12 मल्टी सिटी अटैक वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद पाकिस्तान में इस तरह की तरफ से इस तरह की बयानबाजी भी किया, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है सर, उसके बाद एक बार फिर से वही सवाल है, क्या पाकिस्तान बिखरने वाला है। मैम, जो पाकिस्तान में अभी बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच फ्रीडम फाइटर्स द्वारा जो मल्टी सिटी अटैक्स हुए हैं, वो पाकिस्तान का इंटरनल हिस्सा है। बलूच जब से इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश से आज़ादी मिली है, तब से वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और अभी वो इतने सक्षम हैं कि वो लड़ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त दे रहे हैं। तो ये जो अटैक था, ये एक एब्सोल्युटली बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड अटैक था। ऐसा अटैक मल्टी सिटी में और कानो कान खबर नहीं होना, जबकि पाकिस्तान की आईएसआई अपने आप को बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानती है, उसके बावजूद भी उनको भनक तक नहीं लगी कि बलूच लिबरेशन फाइटर्स या बलूच फ्रीडम फाइटर्स इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है बलूच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। और रही बात पाकिस्तान का ये कहना कि इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो अपनी जब निकम्मापन को छुपाने के लिए, आप वीडियो देखिए उनके फौजी कैसे आगे भाग रहे हैं गीदड़ों की तरह बलूच फ्रीडम फाइटर्स के सामने। वो अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को मुल्क का मसीहा बताती है अपनी पब्लिक को, और वही पब्लिक जब देख रही है कि बलूच फ्रीडम फाइटर्स जो कि खुलेआम आ रहे हैं, उनके सामने से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसको छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, जो अपनी मसीहा होने की उनकी जो इमेज थी, जो टूट रही है, जो बिखर रही है, उसको छिपाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दो। जबकि ये फ्रीडम मूवमेंट तो 70 साल से ज़्यादा से चल रही है, और ये अभी उस कगार पे है कि बलूचिस्तान पे कंट्रोल पाकिस्तान का करीब करीब अभी खत्म हो चुका तो है। सर, जैसे कि आपने कहा कि मल्टीपल ये अटैक्स, मल्टी सिटी अटैक्स हैं, तो किसी भी आम भारतीय के मन में सवाल यही होगा कि पाकिस्तान बिखरने वाला है, क्योंकि बलोचों पर तो उनका कंट्रोल है नहीं। चाहे वो हम बीते 12 महीनों की ही बात कर लें, तो इतने अटैक्स उन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि सीरियस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फील्ड मार्शल मुनीर के नेतृत्व पर, उनके लीडरशिप पर। मैम, जब भी कोई मिलिट्री अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती, जैसे कि अभी पाकिस्तान की मिलिट्री अभी बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर्स या बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, और उन्होंने मल्टी सिटी अटैक किया, और उसमें पाकिस्तान आर्मी का एकदम निकम्मापन सामने आया। तो जब मिलिट्री अच्छे से काम नहीं करती, तो जो भी उसका कमांडर है, उसके सिर पे इल्ज़ाम तो आता ही है, उसके ऊपर ब्लेम तो आएगा ही आएगा। और मुनीर की बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा है, जब हारने के बावजूद उसका जो आर्मी चीफ है वो अपने आप को सीडीएस बना रहा है और पता नहीं क्या क्या तगमे अपने आप को दे रहा है, और उसी के लिए अगर वो बलूच फ्रीडम फाइटर्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो उनकी मिलिट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा निशानियां चिन्ह है ये, कि क्या पाकिस्तान मिलिट्री एक रिस्पॉन्सिबल या एक प्रोफेशनल मिलिट्री है। मेरे ख्याल से जो हो रहा है, पाकिस्तान पब्लिक, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री का कंट्रोल इतना ज़्यादा सख्त है कि पाकिस्तान पब्लिक ओपनली सवाल पूछ नहीं सकती, लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान पब्लिक अभी, क्योंकि मीडिया न इंटरनेट और सोशल मीडिया उनको अवेलेबल है, वो देख रहे हैं। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो वीडियो पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री अपने मोर्चे छोड़ छोड़ के भाग रही है। तो ये
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री पे भी बल्कि उनकी कंप्लीट लीडरशिप के ऊपर। पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडरशिप तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके बारे में तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी वो मिलिट्री कैसे काम करेगी सर? जनरल, वहां के जनरल और फील्ड मार्शल तो रेयर मिनरल ढूंढते फिर रहे हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका की चापलूसी में व्यस्त हैं। लेकिन ये जो एक तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि वो तभी जानते हैं कि रियल इशू क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में। उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से कश्मीर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, ये देखते हुए कि बलोच जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? मैम, आपने 2-3 सवाल एक सवाल में पूछे। सबसे पहले आपने बात की कि अगर मिलिट्री रेयर अर्थ मिनरल्स को ट्रेडिंग में काम कर रही है, तो जो भी प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं, जो प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जो अपने काम पे ध्यान ना दे करके जब इस तरह के बिजनेस या कारोबारी काम में लग जाएं, पाकिस्तान मिलिट्री वैसे भी बिजनेस चलाती है वहाँ पे। जो उनके डिफेंस के सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान। तो जब वो अपना बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो नेचुरली उनका ध्यान फौज के ऊपर या फौज की ट्रेनिंग के ऊपर या फौज के जवानों के वेलफेयर के ऊपर कम हो जाएगा, और वो हो रहा है। और उसका नतीजा ऑपरेशन संदूर में सामने आया, उसका नतीजा बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स का भी बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था, उसमें भी सामने आया। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो पाकिस्तान में है ही है, उनकी फैमिली का इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ही है। चाहे वो ये क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, लेकिन जो अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। अगर आपके दर्शक अपना ध्यान इस इलाके के वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, अरेबियन सी और इंडिया, और ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, बाईं तरफ ईरान, अगर इस इलाके पे अपना ध्यान लेकर जाओ, तो आप देखिए पाकिस्तान के नीचे अरेबियन सी है, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो पर्शियन गल्फ का जितना भी क्रूड ऑयल वहां से निकलकर दुनिया लेकर जाती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर अरेबियन सी में आता है और फिर आगे इंडियन ओशन में और अलग अलग देशों में जाता है। नीचे जो मकरान कोस्ट है, जो ग्वादर से लेकर कराची तक पूरा जो पाकिस्तान का सी कोस्ट है अरेबियन सी के साथ, वो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि इंडियन ओशन से जो भी नेवी आएगी अरेबियन सी के नाते रास्ते से, वो आके डॉक करेगी कराची में, पसनी में या ग्वादर में, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर अपना इस्तेमाल कर सके, जैसे अफगानिस्तान में यूएसए ने किया था। अभी अपना ध्यान आप वेस्ट एशिया में ले जाओ, वहाँ पूरा तेल है जिसके ऊपर दुनिया की नज़र है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, जो अमेरिका का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के नॉर्थ में अफगानिस्तान है, या नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, जिसपे अमेरिका की अभी भी नज़र है। बगराम एयरफील्ड उनको चाहिए, और अगर वहाँ पे जाना है तो उनको पाकिस्तान के थ्रू, जो मैंने बोला अरेबियन सी, और पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में जाना है। ऊपर रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, उनके साथ में अगर कुछ भी कारोबार करना है, चाहबार अवेलेबल नहीं है क्योंकि ईरान में है, तो उनके पास जाने के लिए भी पाकिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चाइना अपने एयर बेसिस देगा नहीं, रशिया अपने एयर बेसिस देगा नहीं, इंडिया एयर बेसिस देगा नहीं। तो एक ही जगह है इस जोग्राफिकल लोकेशन में जहां पे उनको एयर बेसिस भी मिलेंगे और एयर स्पेस भी मिलेगी। अभी पाकिस्तान में एयर बेसिस और एयर स्पेस लेने अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ईरान के साथ, मान लो कि आपने जिक्र किया ईरान के साथ अभी रिश्ते ठीक नहीं है, जहाँ जंग का अंदेशा है, अगर ईरान के साथ लड़ाई लड़नी है, तो जो भी इजराइल से मिसाइल्स फायर होके आती हैं ईरान में, तो ईरान की कंप्लीट एयर डिफेंस इजराइल की तरफ मुंह करके खड़ी है। अगर उस एयर डिफेंस का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करना है ताकि उनका एयर डिफेंस कमजोर हो, तो पाकिस्तान में एयर बेसिस चाहिए जहां पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ेंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ईस्ट की तरफ से हिट करेंगे। तो ईरान को मजबूरन जो उसकी साउथ में एयर डिफेंस डिप्लॉयड है, उसका कुछ हिस्सा अपने ईस्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। उससे जो मिसाइल्स इजराइल से आ रही हैं, वो अपने निशाने तक कम आगे से पोजीशन से पहुंच सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ये कहती है,
अगर अमेरिका को इस इलाके में, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, चाहे वो चाइना है, रशिया है या इंडिया को काउंटर बैलेंस करना है, तो उसको पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है। और पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ रुपयों के लिए अपने देश को बेचने के लिए तैयार है। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक सच्चाई जो है पाकिस्तान के जनरल जानते हैं, और इसलिए पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ एक स्ट्रेटेजिक उनकी मजबूरी है, ताकि उधर से लोन मिलता है, पैसा मिलता है। अभी आपके सवाल का तीसरा हिस्सा, क्या पाकिस्तान ये जुर्रत करेगा कि कश्मीर को फिर से एक बार से कुछ उसमें अपनी हरकत शुरू कर दे? तो देखिए, एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी सोचे, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ कुछ भी रवैया हो, टैरिफ्स का कुछ भी हो, एक चीज जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, जो लोग अमेरिका में विचार विमर्श करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हैं, उनको बहुत क्लियर है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की दोस्ती बहुत जरूरी है। चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, चाहे अरेबियन सी में हो, चाहे इंडियन ओशन में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो, या चाइना का काउंटर बैलेंस करना है, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया की दोस्ती बहुत जरूरी है। उसमें इकोनॉमिक दोस्ती जरूरी है, मिलिट्री दोस्ती जरूरी है, स्ट्रेटेजिक दोस्ती जरूरी है, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल दोस्ती जरूरी है। और ऊपर से भी बात करें अगर इंडिया की, हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। अगर कोई दुनिया में कहीं सुई भी बनाता है तो उसको बेचने के लिए इंडिया आना पड़ेगा। हम एक मिलिट्री माइट है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें हमें इतना सक्षम और मजबूत बनाती हैं कि हमारे को इग्नोर नहीं किया जा सकता इस दुनिया के इस हिस्से में। और जैसे कि दुनिया का कानून है, जो अमीर है और जो स्ट्रांग है उसके लिए 7 खून माफ है। और इंडिया वर्ल्ड के इस हिस्से में अमीर है, स्ट्रांग है, मिलिट्री माइट है, न्यूक्लियर पावर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल विल है। तो आपके छोटे सवाल का एक लंबा जवाब, लेकिन आई थिंक आपके दर्शकों के लिए जरूरी है ये सब चीज समझना। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया जहां मेरे जैसे लोग, मैं ज्ञानी मानती हूँ, आपके सामने कुछ नहीं आता, कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाले को सब पता है, लेकिन आपने उसे बहुत बारीकी से, महीनता के साथ बताया। और इसीलिए मुझे आपसे, आपके साथ साक्षात्कार अच्छा लगता है। जब भी इस तरह के मुद्दे हो, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि किसी तरह का कोई जिंगोइज्म नहीं होता और सिर्फ फैक्ट्स आप रखते हैं। तो अभी एक और आपसे जनरल सर मैं पूछना चाहती हूँ, इसी का फॉलो अप है। ये जो अमेरिका रोज धमका रहा है ईरान को, आपको लगता है कि सीरियस है वो मिलिट्री एक्शन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प, या आपको ये लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है? मैम देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है, अमेरिका किसी का भी दोस्त हो, किसी का भी दुश्मन हो, जितनी भी उसने ओवरसीज या अपने मुल्क के बाहर जाकर के जो भी उसने लड़ाई लड़ी है या कुछ भी किया है, वो जायज था, वो सही था, वो नहीं सही था, उसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जो अमेरिका बहुत क्लियरली करता है कि वो नहीं चाहता कि अभी और कोई भी मुल्क न्यूक्लियर हथियार बनाए, और ऐसे मुल्क जो अमेरिका के दोस्त नहीं है, क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि कोई ऐसे दो देश जहां से टेररिस्ट को पनाह मिलती है, या टेररिस्ट को फ्लरिश करते हैं, वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स बने, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या किसी किस्म के भी, जो अमेरिका की सरजमी पर इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है वो उसमें कामयाब हो। तो इसलिए ईरान को न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका नहीं बनाने देगा। उसके लिए उसको चाहे मिलिट्री एक्शन करना पड़े, चाहे रिजीम चेंज करना पड़े, चाहे इंटरनल अपराइजिंग करवानी पड़े, चाहे जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल एलिमिनेशंस करवानी पड़े, वो अमेरिका साम दाम दंड भेद के नीचे करेगा। क्योंकि मिलिट्री एक्शन इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका के B-52 बम्बर्स ने पहले उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है। तो अभी जो लग रहा है, इस वक्त अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंटरनल अपराइजिंग से रिजीम चेंज हो जाए
और जो अमेरिका के साथ सहानुभूति रखने वाला रजीम है, जहाँ जो उनके जो जो उनके बड़े नेता हैं अमेरिका से सहानुभूति रखने वाले वो पावर में आ जाएं, तो शायद मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर ये टैक्टिक्स कामयाब नहीं होती, यानी कि इंटरनल अपराइजिंग, जो अंदरूनी विद्रोह जो है वो कामयाब नहीं होता, तो फिर शायद एज अ लास्ट रिजॉर्ट मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। जी 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 सर, मैं कह रही हूँ कि अगर अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक लॉन्च करता है, ये लड़ाई शुरू होती है, तो ये भारत को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, भारत पर किस तरह से असर डाल सकता है? मैम, भारत और ईरान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। इंडिया और ईरान का कल्चरल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे बहुत पुराने रिश्ते हैं और आज भी कायम हैं। और वैसे भी मैम, आपके नेबरहुड में, आपके आसपास के पड़ोस के इलाके में कोई भी खलबली आपके लिए अच्छी बात नहीं है। सो कोई भी मिलिट्री एक्शन इन ईरान इज नॉट इन द नेबरहुड्स इंटरेस्ट। ना वो भारत के इंटरेस्ट में है, ना किसी और के इंटरेस्ट में है, क्योंकि स्पिल ओवर्स इम्पैक्ट के हमेशा होते हैं। तो भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका का आपस में कोई युद्ध हो। बात अगर बातचीत से कंट्रोल में आ जाए तो वो हर किसी के फेवर में है। और रही बात कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया, हम एक बहुत सशक्त देश हैं, हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और मिलिटरली बहुत स्ट्रांग हैं। सो हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन हाँ, नेबरहुड में अगर गड़बड़ होगी तो कुछ हमारे ट्रेड के ऊपर, कुछ हमारी इकोनॉमी के ऊपर छोटा मोटा असर पड़ेगा, लेकिन हम सक्षम हैं उसको जज अप करने के लिए। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नेबरहुड पीसफुल रहे तो सबके हक में है। और भारत हमेशा शांति की बात करता भी है। रक्षा यूक्रेन के संदर्भ में भी हमने देखा, जब इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक्स लॉन्च किए तब भी भारत का रुख यही था। सर, क्योंकि हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, चाबहार को लेकर भारत पर जिस तरह से यूएस ने टैरिफ्स वाला बोझ डालने की धमकी दी है, और ये तमाम एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है, चाइना उसको हथियाने की कोशिश करेगा, जो कि ना तो अमेरिका के हित में जाता है और जाहिर तौर पर वो भारत के भी हितों के खिलाफ है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? मैं आपसे वहां पर उसकी सोच क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साधना तो चाइना को भी चाहता है। तो ऐसे में चाबहार को लेकर जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे क्या है? मैम देखिए, ये ना डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात होती है। चाबहार से कुछ ही दूरी पर ग्वादर है, जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, और उसी अरेबियन सी में ग्वादर भी खुलता है, और जो चाइना के पास है वहां पे पाकिस्तानियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सो ग्वादर के लेकर के अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबहार को लेकर के प्रॉब्लम है। जबकि ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनका गवर्नमेंट का तरीका कुछ भी हो, लेकिन उसमें यह कहना कि चाबहार को चाइना लेगा या अमेरिका लेगा, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन अगर चाइना की प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ रही है कि ईरान को अमेरिका से खतरा है। एनमी इज अ फ्रेंड। दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है। तो अमेरिका शायद चाइना को वहाँ आने के लिए ईरान को मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर चाइना चाबहार में आता है, चाइना ग्वादर में ऑलरेडी है, चाइना की प्रेजेंस जो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे बहुत मजबूत है। चाइना की प्रेजेंस साउथ ईस्ट एशिया में, बांग्लादेश में, और हमारे जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो ये इंडिया के हक में नहीं है। किसी भी तरह से चाइना का इस इलाके में इन्फ्लुएंस बढ़ना इंडिया के स्ट्रेटेजिक फेवर में नहीं है, और ना ही इंडिया के इकोनॉमिक फेवर में है। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना की इन्फ्लुएंस इस इलाके में और बढ़े।
इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर चाबहार चाइना को मिलता है तो वो सीधा उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को के साथ जोड़ देगा उसको। मैं आपसे सर एक सवाल, जो एक्चुअली हमने पाकिस्तान की बात की, चाइना की बात की, बांग्लादेश की बात अभी हमने नहीं की। इन तीनों, ये हमारे तीन ऐसे नेबर हैं जो कि हॉस्टाइल नेबर हैं। बांग्लादेश की तरफ से भी आप देख ही रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी आ रही है, जमात वहां पर कंट्रोल कर रही है। जमात जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आइडियोलॉजी भले ही वो बहुत ही मॉडरेट फेस दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पूरे तरीके से रेडिकलाइज्ड है। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी देखा, जो भारत का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहां पर भी टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ टेंशंस को बढ़ाने वाला फेंसिंग नहीं करने देते हैं और तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स लगाते हैं। तो ये तीन हॉस्टाइल नेबर्स एक साथ अगर दिखाई देते हैं आपको इस समय, मुझे नहीं लगता पिछले 10 इयर्स में हमने इससे पहले ऐसा कभी देखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में नजदीकी रही हो, या फिर ये तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए हो। आपको आप इस सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं? मैम देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो आपने जमायत का नाम लिया, वहाँ से शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा। ये तमाम चीज़ें जो आईएसआई है वो करवा रही है। जमायत इस्लामी जो बांग्लादेश में है वो आईएसआई के बिल्कुल हुक्म पे चलती है। और जो अभी चल रहा है बांग्लादेश में, वो मिलिटरली देखिए बांग्लादेश कोई थ्रेट नहीं है। 1971 में जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पर थी, उस समय भी कोई थ्रेट नहीं थी। आज भी मिलिटरली बांग्लादेश थ्रेट नहीं है। तो आपके दर्शकों को, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत किस्म की बातें होती हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस जिस दिन चाहें उस दिन बांग्लादेश को सबक सिखा सकती हैं। बांग्लादेश इज इंडिया लॉक्ड। लोग कहते हैं ना कि ये कंट्री लैंड लॉक्ड है, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। चाहे वो समुद्र के तट की तरफ से देख लो, हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है, चाहे वो जमीन का जो बॉर्डर है। तो बांग्लादेश के लिए इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते ही उसके हक में हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रेजेंट रजीम है, यूनुस का जो रजीम है वहाँ पे, वो इलेक्टेड नहीं है, वो पॉपुलर रजीम नहीं है, वो उनके ऊपर इम्पोज्ड रजीम है। और वो अपने आप को बांग्लादेश का मसीहा साबित करना चाहता है, ताकि अगले इलेक्शन में, बांग्लादेश में इलेक्शन तो पक्का रिग्ड होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहता है कि बांग्लादेश के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग इस तरह से बढ़ाई जाए। तभी ये हिंदू मुस्लिम राइट्स वहाँ पे हो रहे हैं, हिंदूज के खिलाफ इतनी जो कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ नेशनलिस्टिक या नेशनलिज्म की फीलिंग रिलीजन के नाम पे भड़का करके अगले इलेक्शन में उसका फायदा लेने के लिए कार्रवाई हो रही है। So politically, it's an unstable place. Economically, Bangladesh cannot survive without India, and militarily, Bangladesh is India locked. बांग्लादेश हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। और स्ट्रेटेजिकली कोई भी अगर बाहर से आए बे ऑफ बंगाल की तरफ से, तो उसको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, तभी ही बांग्लादेश की कोस्ट पे पहुंच सकता है। सो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट यस, जो आज की तारीख में बांग्लादेश में हो रहा है, वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे, पॉलिटिक्स के तौर पे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तौर पे, और जैसे मैंने पहले कहा, एक अच्छे नेबर के तौर पे वो ठीक नहीं है। लेकिन उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, जैसे मैंने बोला, इज गवर्न्ड बाय दिस के भी जो आपके फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको इतना उतावला कर दिया जाए कि अगले इलेक्शन में वो इस जमायत इस्लामी आईएसआई बैक्ड पार्टी को पावर में लेके आए। तो बांग्लादेश इज नो थ्रेट, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, 3 हॉस्टाइल नेबर्स, कितना चैलेंजिंग इंडिया के लिए? मैम देखिए, जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, नेबरहुड पीसफुल रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का जो हमारा रिलेशनशिप है, वो तीनों के साथ अलग अलग है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, चाइना ने डायरेक्ट इंटरवेंशन कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग किया, जो उनको वेपन सप्लाई किए, जिसके लिए पाकिस्तान ने पेमेंट किया। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो चाइना हमारे बॉर्डर पे आके कुछ करे, क्योंकि चाइना के हमारे साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो चाइना नहीं चाहता कि इस कदर खराब हो जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाइना की मजबूरी है। चाइना वो शाहूकार है जिसके पैसे फंसे हुए हैं। उसने पाकिस्तान को इतना लोन दे रखा है कि अगर पाकिस्तान डूब गया तो उसकी रकम डूब जाएगी।
तो उसको जरूरी है, उसकी वो शाहूकार की मजबूरी है कि अपनी असामी डूबने से बचाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में जो भी उसका इंटरेस्ट है, वो इंडिया के साथ डायरेक्टली क्लैश नहीं कर रहा। जस्ट टेंजेंशियली चाइना विल कीप हेल्पिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो हमारा इंडिया के साथ है वो अलग से चलेगा। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं है कि जब सिंह लड़ रहे होते हैं तो छोटे मोटे जानवर आसपास तमाशा देख सकते हैं, उनके साथ आकर के द्वंद्व युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, वो कुचले जाएंगे। इंटरेस्टिंग तरीके से सर आपने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, और पूरी सबका कद क्या है आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है सर, हम इस पर लगातार चर्चा सुनते रहते हैं, अरे ये 3 साथ आ रहे हैं, भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, भारत के सामने मजबूरी होने वाली है, भारत आइसोलेट होता जा रहा है। तो इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, और इसीलिए मैंने ये सवाल आज आपके सामने रखा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड नॉलेज से आता है। आपने ग्राउंड पर काम किया, आपने इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया है। तो इसीलिए सर ये सारे सवाल आपके सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इतना वक्त मुझे दिया और इतना बारीकी से हर बात को एक्सप्लेन किया। जय हिंद सर। थैंक यू मैम, आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, बहुत बहुत बधाई हर बात के लिए। अच्छे रहो, खुश रहो, देश हित में काम करो, देश सर्वोपरि। जय हिंद।